सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 40 जो कि क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के लोकतांत्रिक राजनीति विषय से, जिसमें हम समझने का प्रयास करेंगे पाठ 5 संस्थाओं का कामकाज। और इसमें भी जिस टॉपिक को हम समझेंगे उसका नाम है नीतिगत फैसलों की प्रक्रिया। देखिए, आज का ये जो लेसन है बहुत ही इजी लेसन है, ऐसा लेसन जो कि हम आम जिंदगी में अपने टीवी में हम होते हुए देखते रहते हैं, तो इससे हमें थोड़ा बहुत समझ भी आता है और इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो देखिए, संस्थाओं का कामकाज का मतलब है कि जिस तरीके से आप देखिए, मैं तो एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, आपके घर में भी है। आपका घर मान लीजिए एक संस्था है, कैसे चलेगा? जब तक सब लोग अपना काम नहीं करेंगे तब तक घर चलेगा ही नहीं। इसी तरीके से जब हम अपने स्कूल जाते हैं तो स्कूल भी एक संस्था है, वो भी अपना काम सही ढंग से नहीं करेगा तो फिर कैसे व्यवस्था चल पाएगी। तो इसी तरीके से जो सरकार होती है, सरकार भी कैसे काम करती है, सरकार पूरा देश को नहीं चला पाती, तो सरकार में भी बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, सरकार का ही वो पार्ट होती हैं और वो कामकाज करती हैं। इस तरीके से देश की व्यवस्था चलती है। तो इसी तरीके से इस वर्कशीट में हम ये समझेंगे कि देश को चलाने के लिए कौन कौन सी संस्थाएं क्या क्या काम करती हैं, उनकी क्या भूमिका है देश को चलाने में। और सबसे पहले आज जो हम बात कर रहे हैं नीतिगत फैसलों के बारे में, यानी देश के लिए जो प्रमुख फैसले लेता है वो कौन है, वो कौन सी संस्था है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को केंद्र या संघ की सरकार कहा जाता है। तो देखिए, हमने पहले भी आपको इसके बारे में बताया है कि सरकार 3 लेवल्स पर काम करती है, 3 स्तरों पर काम करती है। एक तो पूरे देश के लेवल पर, जो पूरे देश के लेवल पर सरकार का जो स्तर काम करता है उसे हम केंद्र सरकार कहते हैं। और फिर अपने अपने राज्यों की भी एक अलग अलग सरकार होती है, जैसे कि हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार, पंजाब सरकार राज्य सरकार हैं, उनका काम है केवल अपने राज्य को देखना। इसी तरह जो ये मैंने अभी पहले बताई केंद्र सरकार, इसका काम है पूरे देश को देखना और पूरे देश से संबंधित फैसलों को लेना। लेकिन ये सरकार खुद तो नहीं लेती ना फैसले, इसलिए केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों में मुख्य भूमिका निभाने वाली संस्थाएं हैं। ये 3 तरीके की संस्थाएं हैं जो कि केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों में बहुत बड़ी मुख्य भूमिका निभाती हैं। ये कौन कौन सी हैं, चलिए जानते हैं। पहली है विधायिका। विधायिका जिसे हम संसद भी कहते हैं, इसका मुख्य काम है कानून बनाना, यानी ये संस्था कौन सी हुई? कानून बनाने वाली संस्था हुई। फिर दूसरी संस्था है कार्यपालिका। ये कार्यपालिका क्या काम करती है कि जो विधायिका ने कानून बनाए उसका पालन ये करवाती है, दैट मीन्स कि कानून का पालन कराने वाली संस्था। और तीसरी भी एक संस्था है, वो संस्था है न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम क्या है? कानून की सही समीक्षा करने वाली ये संस्था होती है। जैसे कि मान लीजिए विधायिका ने कोई कानून बनाया और कार्यपालिका ने उसको लागू किया, लेकिन जनता ने उसका विरोध किया और जनता फिर कहाँ जाएगी? न्यायपालिका के पास जाएगी। तो वहाँ पर न्यायपालिका को पूरा अधिकार है कि इस कानून की सही समीक्षा करे, उसको सही उसका अर्थ बताए, और अगर वो जनता के विरोध में है तो उसको रद्द करने का पूरा अधिकार भी न्यायपालिका के पास होता है। इसके अलावा न्यायपालिका का एक और भी काम होता है कि यदि कानून पालन कराने वाली संस्था जब कानून का पालन करवा रही है और कोई नागरिक उसे नहीं मानता तो उसको दंड देने का अधिकार भी न्यायपालिका के पास होता है। तो इस तरह से ये केंद्र सरकार अपने महत्वपूर्ण फैसले लेती है किनके जरिए? इन 3 संस्थाओं के जरिए। अब आप समझ गए हैं कि वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं।
इनका नाम अच्छे से याद कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कि आखिर इन राजनीतिक संस्थाओं की हमें क्यों ज़रूरत है। ये जो राजनीतिक संस्थाएं हैं इनकी हमें क्या ज़रूरत है, क्यों ये क्या काम करती हैं, क्यों ज़रूरी हैं। तो देखिए, सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा और शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं आदि मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। तो सबसे पहली बात यही है कि सरकार के ऊपर अपने देश के जितने भी नागरिक हैं उनकी सुरक्षा, उनकी शिक्षा और उनके स्वास्थ्य सुविधा पर जो भी खर्चा होना है, कैसे उनको वो उपलब्ध करानी है, ये सारा का सारा जिम्मा सरकार पर होता है। तो इसलिए हमें इन राजनीतिक संस्थाओं की ज़रूरत होती है। फिर दूसरी बात कि वह कर या टैक्स इकट्ठा करके सेना, पुलिस और विकास कार्यों पर खर्च करती है। यानी कि जब वो टैक्स इकट्ठा करती है लोगों से, उसके बाद सेना पर कैसे खर्च करना है, पुलिस पर कैसे खर्च करना है, या देश में क्या क्या विकास कार्य कराने हैं उन पर किस प्रकार खर्च करना है, ये सारा का सारा फैसला कौन करता है? राजनीतिक संस्थाएं करती हैं। इसलिए हमें राजनीतिक संस्थाओं की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह कामों को विभिन्न संस्थाओं द्वारा किया जाता है। यानी गवर्नमेंट तो सारा काम नहीं कर सकती, तो सरकार जो है विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से इन कार्यों को करती है ताकि लोकतंत्र ठीक से काम कर सके और बड़े फैसले लेने में देश के प्रमुख अधिकारी भी शामिल हो सकें। तो इसका उद्देश्य यही है कि विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से जब ये कार्य होता है तो इससे लोकतंत्र का जो एक मेन उद्देश्य है कि सब लोगों की भागीदारी से, यानी लोगों का राज चले, और जब बड़े फैसले लिए जा रहे हैं तो केवल कुछ लोग ही शामिल ना हो, जो देश के प्रमुख अधिकारी हैं वो भी इस निर्णय में शामिल हो पाएं। फिर है कि इन संस्थाओं में निर्णय लेने वाले प्रमुख अधिकारियों में कौन कौन शामिल होता है। यानी जो हमारे देश के प्रमुख व्यक्ति हैं, इन संस्थाओं के प्रमुख व्यक्ति हैं, वो कौन हैं उनके बारे में अब हम जानते हैं। तो जो सबसे पहले हैं वो हैं हमारे राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति जी जो कि औपचारिक रूप से देश के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। सबसे पहले नंबर के जो अधिकारी हैं वो राष्ट्रपति जी हैं। और आपको मैं बता दूं कि संसद का कोई भी फैसला इनकी मंजूरी के बिना पूरा नहीं होता। जब तक इनकी मंजूरी नहीं मिलती तब तक वह फैसला लागू नहीं होता। फिर दूसरे होते हैं प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी जो कि सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं और फिर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में भी राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो देश की वास्तविक जो अधिकारों को इस्तेमाल करने की पावर है वो प्रधानमंत्री के पास होती है, हमारे प्रधानमंत्री जी के पास होती है। और जितने भी अधिकार हैं उनमें से ज़्यादातर अधिकारों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री जी करते हैं और इसके साथ साथ वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के लिए भी राष्ट्रपति जी से सिफारिश करते हैं। फिर जो तीसरे हैं वो हैं, तीसरी जो संस्था है वो है संसद। संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर बनती है। संसद 3 लोगों से बनती है, 3 संस्थाओं से बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और राष्ट्रपति जो होते हैं वो दोनों सदनों के सदस्य नहीं होते, फिर भी संसद के फैसले इनकी मंजूरी के बिना लागू नहीं होते, इनकी मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। याद रहे कि राष्ट्रपति जी दोनों सदनों में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। इसके बाद इस वर्कशीट का लास्ट टॉपिक लोकसभा बनाम राज्यसभा। आप जानते हैं कि अभी अभी हमने ऊपर बात की कि संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो सबसे पहले तो आपको इनका इंट्रोडक्शन पढ़ना है। आपकी जो बुक है उसमें से इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कि लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है और उसमें क्या अंतर होता है। यहाँ तो केवल 3 अंतर दे रखे हैं, लेकिन अगर आप उसमें पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए जानते हैं इनमें क्या अंतर है। कि हमारे संविधान में राज्यसभा को राज्यों के संबंध में कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होता है, लेकिन अन्य अधिकतर मामलों में सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास होता है। देखिए, तो इसका मतलब यही है कि जितने भी अधिकार हैं वो लोकसभा के पास हैं। वो क्यों हैं? क्योंकि जो इसके सदस्य होते हैं वो देश की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं, इसलिए सारी पावर, ज़्यादातर पावर लोकसभा के पास होती है। लेकिन जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो
इनडायरेक्ट वे में चुने जाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, यानी जिन्हें हम चुनते हैं वो उन्हें चुनते हैं, इसलिए उनके पास अधिकार कुछ कम होते हैं। तो आइए देखें कैसे। किसी भी सामान्य कानून को पारित करने में दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद होता है तो लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है। देखिए, जैसे कोई भी कानून पास करना है तो सबसे पहले वो दोनों में से किसी भी सदन में पास हो सकता है। जैसे लोकसभा ने उसको शुरुआत करी पास करने की, तो फिर राज्यसभा के पास जाएगा और फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा साइन होने के लिए। लेकिन अगर इस बीच दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद होता है किसी भी कानून के ऊपर, तो ज़्यादातर लोकसभा के विचार को ही प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है और अक्सर वो पास भी हो जाता है। फिर दूसरा, पैसों के मामले में लोकसभा द्वारा पारित बजट या कानून को राज्यसभा सिर्फ 14 दिनों तक ही अपने पास रख सकती है और सुझाव दे सकती है, जबकि लोकसभा को अधिकार है कि वो इन सुझावों को माने या फिर ना माने। तो जैसे अगर पैसे के मामले से संबंधित कोई कानून है या बजट जो कि हर साल पास होता है, वो राज्यसभा सिर्फ 14 दिनों तक ही अपने पास रख सकती है और अपने सुझाव भी दे सकती है, लेकिन लोकसभा को ये पूरा अधिकार है कि वो उन सुझावों को माने या फिर ना माने। इसका मतलब ज़्यादातर पावर लोकसभा के पास हुई। और तीसरा अंतर यह है कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है, मतलब जितने भी मंत्री होते हैं वो लोकसभा में ही होते हैं, लोकसभा के होते हैं ज़्यादातर मंत्री। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हुआ हो, यानी जिस पार्टी को लोकसभा में बहुमत हासिल हुआ हो तो प्रधानमंत्री भी उसी पार्टी का बनता है। लोकसभा के आधे से अधिक सदस्य ये कह दें कि उनको मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है। जब अगर लोकसभा में आधे से ज़्यादा जो सदस्य होते हैं वो कहते हैं कि हमें जो है मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है, तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को अपना पद छोड़ना पड़ता है। लेकिन राज्यसभा को ये अधिकार नहीं है। अगर राज्यसभा कहती भी है तब भी मंत्रिपरिषद अपना पद नहीं छोड़ेंगे, प्रधानमंत्री जी अपना पद नहीं छोड़ेंगे। तो ये तो थे हमारे वर्कशीट के टॉपिक। चलिए अब चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है कि देश की केंद्र सरकार से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख संस्थाओं के नाम बताइए। तो उत्तर है कि हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को केंद्र से या संघ सरकार कहा जाता है और इसकी प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी हैं? विधायिका कानून बनाने वाली, कार्यपालिका कानून का पालन कराने वाली और न्यायपालिका कानून की सही समीक्षा करने वाली। फिर दूसरा प्रश्न है कि राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है? तो उत्तर है राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। पहला, सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं आदि उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी होती है। दूसरा, कि वह कर या टैक्स इकट्ठा करके जो है सेना पर, पुलिस पर और विकास कार्यों पर खर्च भी करती है। फिर तीसरा काम है कि इस तरह कामों को विभिन्न संस्थाओं द्वारा किया जाता है ताकि लोकतंत्र ठीक से काम कर सके और बड़े फैसले लेने में देश के प्रमुख अधिकारी शामिल हो सकें। फिर तीसरा प्रश्न है कि संस्थाओं के प्रमुख निर्णय लेने में कौन कौन सी अपनी भूमिका निभाते हैं। तो संस्थाओं के प्रमुख निर्णय में निम्नलिखित अपनी भूमिका निभाते हैं निम्नलिखित जो व्यक्ति हैं। पहले, राष्ट्रपति जी, जो कि औपचारिक रूप से देश के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं और संसद के फैसले इनकी मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। और दूसरे, प्रधानमंत्री जी, सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं और अन्य मंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति जी से सिफारिश करते हैं। चौथा प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है, बताइए। तो लोकसभा और राज्यसभा में निम्नलिखित अंतर है। पहला, कि किसी भी सामान्य कानून को पारित करने में दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद होता है तो लोकसभा के विचार को ही प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है। फिर दूसरा है कि पैसों के मामले में लोकसभा द्वारा पारित बजट या कानून को राज्यसभा 14 दिनों तक ही अपने पास रख सकती है और सुझाव दे सकती है, जबकि लोकसभा को अधिकार है कि वह उन सुझावों को माने या फिर ना माने। और तीसरा अंतर है कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हुआ हो। लोकसभा के आधे से अधिक सदस्य ये कह दें कि उनको मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को अपना पद छोड़ना पड़ेगा, जबकि राज्यसभा को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। तो ये तो थे आज की वर्कशीट के टॉपिक।
अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। धन्यवाद।